बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। संडे आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा। वैसे ही माह मुबारक की रौनकें ऐसी हैं कि कहीं अफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। वैसे आजकल तो हमारे यहाँ तो यही चल रहा है कि बड़ा अच्छा लगता है इस महीने। वैसे ही हर एक ज़बरदस्त सा एहतमाम होता है, जो नहीं भी कर सकता उसकी भी कोशिश होती है कि अफ्तारी के टाइम मैक्सिमम अपनी कोशिश करके कुछ ना कुछ करे, और यही इस महीने की रौनकें हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ ये है कि जी आप सब लोगों के रोज़े कबूल हों, सब लोगों की दुआएं कबूल हों, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। आज 14वां रोज़ा है और जल्दी जल्दी से रोज़े गुजरे जा रहे हैं। दूसरा अशरा है, ये मग़फ़िरत का अशरा है। जितनी तौबा कर सकते हैं अल्लाह पाक से करें। अल्लाह पाक बहुत करीम है, हम सब की तौबा कबूल फरमाए। हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी। आगाज़ में सबसे पहले आज बात होगी, हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है और हमारे लिए बिलाशुबा मैं समझती हूँ लकी भी हैं कि हमारे पास एक पूरे का पूरा स्कूल मौजूद है, अगर हम सहाफ़त के हवाले से कुछ सीखना चाहें। मारूफ सहाफ़ी और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चीफ़ एडिटर हैं सलीम बुखारी साहब, जिन्हें शोबा सहाफ़त से 52 साल हो गए हैं मुंसलिक हुए, और उनकी शानदार खिदमात का एतराफ़ किया गया है और इस सूरत में सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने तो पर्सनली बुखारी साहब को, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी चली जाती हूँ, तो मैंने फ़ोन किया, मुबारकबाद दी। हम सब के लिए ये बहुत ही प्राउड की बात है। सेकेंडली बिलाशुबा उनकी खिदमात जो हैं वो अगर हम शोबा सहाफ़त में देखें तो उन्हें मैं हर टीवी शो में बैठे हुए देखती हूँ, और माशाल्लाह से उनके तज्ज़िये इतने ज़बरदस्त होते हैं, प्रेडिक्शन समटाइम इतनी ज़बरदस्त होती है कि वाकई आप हैरान रह जाते हैं। अच्छा जी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब, आमिर रज़ा खान साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक कमेंट चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें दो एजाज़ात हैं। एक तो सबसे पहले कि क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं और किसी सहाफ़ी को जो अवार्ड मिलना ये बड़ी अचीवमेंट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। दूसरा, आपने ख़ुद जिक्र किया कि चूँकि वो हमारे इदारे के साथ मुंसलिक हैं, तो ये इदारे के लिए एक एज़ाज़ की बात है कि उनको अवार्ड दिया गया। बाकी उनकी सहाफ़त जो है वो सबके सामने है, उनके जो तज़्ज़िये हैं वो सब लोग सुनते भी हैं, कुछ तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। वो खैर हर बंदे का है, इत्तफ़ाक़ राय हो या इख्तलाफ राय हो तो वो चलता रहता है। बाकी हाजी आमिर रज़ा साहब के साथ उनका चूँकि पुराना ताल्लुक है, अखबार से वाबस्ता रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हाजी साहब ज़्यादा उनकी सहाफ़ती ज़िंदगी पर रोशनी डाल सकते हैं। आमिर भाई, या सही कहा। शायद मेरा पुराना ताल्लुक है, याद अल्लाह भी उससे पुरानी है, और मैं हमेशा सोचा करता हूँ कि ये साफ़ी बड़ा है या इंसान बड़ा है। मतलब इतने ऐसा इंसान हमने कभी, आप सलीम बुखारी को सिर्फ ऑफिस में देखते हैं, हम तो इनके साथ क्लब की सीटिंग्स में भी बैठते रहे हैं। कितना अच्छा कैरम खेलते हैं और अपने जूनियर्स के साथ जिस इज़्ज़त और तकरीम के साथ ये पेश आते हैं, मैंने आज तक कभी किसी हमने सीनियर साफ़ी बहुत सारे देखे हैं, ऐसे भी देखे हैं जो नाम गाली के साथ आपको पुकारते थे। मतलब वो भी प्यार से पुकारते थे, लेकिन बुखारी साहब लोगों को इज्जत देना जानते हैं। मैं ये अक्सर सोचा करता हूँ कि यार ये साफ़ी बड़ा है। इंग्लिश जर्नलिज्म में इन जैसा साफ़ी अभी तक नहीं है। आप लोगों ने यहाँ इनको सिटी न्यूज़ नेटवर्क में देखा, आप इनको जब ये थे इंग्लिश अखबार के लिए जर्नलिज्म करते थे, एडिटर रहे हैं, उस वक्त इनको देखना होता था तो हम इनके पढ़ा करते थे एडिटोरियल्स वगैरह। तो एक ज़बरदस्त इंसान हमारे साथ मुंसलिक है, तो जब भी इनसे मिलते हैं खुशी होती है। अच्छा, दफ्तर में एक एक बंदे का नाम इन्हें पता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इतना हर किसी के साथ उनका राब्ता भी, जिन लोगों से कम भी है ना, एक आधी दफ़ा मिले, यकीन माने उनको भी बहुत अच्छी तरह याद भी रखते हैं और हर चीज़ उनके बारे में। और बड़ी मज़े की बात है, ऑफिस में ना एक दफ़ा मैं इनके कमरे में गया तो बड़ा पुराने गाने लगे हुए थे हल्की सी आवाज़ के साथ ना, तो कहते यार वो रिलैक्स होना है ना, तो ज़रा सॉन्ग भी चल रहे। मज़ा आया। मतलब ऐसे इंसान को जो 24 घंटे इसी सहाफ़त की दुनिया में, ये टेंशन वाला काम है जहाँ बहुत ज़्यादा, सुबह से लेकर शाम तक, फिर वो हमारे क्योंकि सारे एडिटोरियल का निज़ाम को भी वही देखते हैं, तो इतने चैनल्स के एडिटोरियल्स को देखना, इतने लोगों को डील करना, फिर इस सारी बातों के बाद अगर आप प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे कर रहे हैं, रात तक नजर आ रहा है, 11-12 बजे तक, कभी डिफरेंट। इससे पहले ने तमगा उसने कारकर्दगी भी मिला था जिस पर मतलब हमें बड़ी खुशी हुई थी, और आप
ये मिला सितारा इम्तियाज़, तो इसके लिए इनको मुबारकबाद भी देनी है और हमें भी मुबारकबाद हो के हमारे अदारे से व्यवस्था और एनर्जी सी एक मिलती है ना, कुछ पॉजिटिव होता है, आपके शोबे से मुंसलिक लोगों की खिदमात को सराहा जाता है, बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि भाई ज़बरदस्त, अगर आप अच्छा काम करते हैं। तवील सफ़र है, 52 साल का सफ़र। मेरा ख्याल शायद को 24-25 साल हुए होंगे काम करते हुए, कम हुए 17 साल हो गए, 28 साल मुझे हो गए ये जर्नलिज्म करते हुए। तो मैं सोचा करता हूँ कि ये इतना लंबा सफ़र करने के बाद भी आज भी वो 18 साल 19 साल के नौजवान है सलीम बुखारी, बिल्कुल इतना लंबा सफ़र करने के जी, आपने तो सितारे इम्तियाज से भी बड़ी बात आज बुखारी साहब के लिए कर दी है। बुखारी साहब इस बात से ज़्यादा खुश होंगे। खैर, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं जी सलीम बुखारी साहब के लिए। आज की खबरों की तरफ चलेंगे। पहली खबर, वजीर दाखिला का बड़ा फैसला, बिजली की ओवर बिलिंग पर अब कार्रवाई होगी। ब्रायलर मुर्गी की कीमत में बड़ा इजाफा, फल और सब्जियां महंगी, मार्केट कमेटी ने शहरियों पर महंगाई बम गिरा दिया। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए बुरी खबर, सुई गैस की कीमत में एक बार फिर इजाफे का इनकार। धाती डोर बनाने, बेचने और खरीदने वाले जेल जाएंगे, वजीर आला का क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। तो आज की खबरें आप जान चुके हैं। पहली खबर की तरफ आते हैं जी। वजीर दाखिला की जानिब से फैसला ये किया गया है, बिजली की ओवर बिलिंग पर कार्रवाई होगी। ये ओवर बिलिंग होती क्या है, की क्यों जाती है और बाद में बिल ठीक होना सवाल ही पैदा नहीं होता। शाहिद सिपरा साहब देखें मेरा ख्याल है मुझे इजाजत दे दे जरूर, शायद सिपरा कोई रखे, क्योंकि सारी खबरें तो मुझे नजर आ रही शायद सिपरा की है। हाँ। बोलना इसी ने मैं, और अच्छी खबरें भी नहीं है। हाँ, और ऑनेस्टली इससे कोई कभी चंगा अच्छी काम खबर आई नहीं नहीं करते। हमारे पास। कोई अच्छा काम नहीं करते। चलो कम से कम मैं तो अच्छा हूँ ना, खबरें चलें खैरियत ये बात आपने बिल्कुल सही की है, क्योंकि मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात हमेशा हर किसी को कहती हूँ, हर किसी का मसला शायद सिपरा साहब हल करते हैं। हर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम बिल समझने में आ रही है, फोन उठा के, हमेशा ये बहुत बड़ी बात होती है। आप तंग वाकई आ जाते हैं सम टाइम, लेकिन शायद सिपरा साहब हमेशा सब लोगों का काम करते हैं। अब जरा बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं। देखें, माजी में हमेशा जो हुकूमत या वफाकी हुकूमत करती रही है कि बिजली चोरों को पकड़ लें, मुकदमा दर्ज करवा दें, उनसे डिटेक्शन बिल वसूल कर लें, लेकिन पावर सेक्टर में एक ऐसा नसूर है ये ओवर बिलिंग, जिस पर कभी किसी ने हाथ नहीं डाला और ना ही हाथ डालने की कोशिश की है, चूँकि ये ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ से लेकर आपके वज़ीर जो पावर डिवीज़न है वहाँ तक इफ़ेक्ट करेगी और उसके बाद आपके जो बैन अवी सतह पे चीज़ें हैं वो भी इफ़ेक्ट करेगी। ये ओवर बिलिंग को जब कंट्रोल किया जाएगा तो लाइन लॉसेस कंपनियों के बढ़ेंगे, जब बढ़ेंगे तो उसमें खसारा सामने आएगा। आज हम जो कहते हैं कि पंजाब की कंपनियां मुनाफा बख्श हैं, लेस्को मुनाफा बख्श कंपनी है, तो ये ओवर बिलिंग का सहारा लेकर ही मुनाफा बख्श है। जब इसको ख़त्म किया जाएगा, एक्चुअल ऑनलाइन लॉसेस पे हम लोग चले जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि ओवर बिलिंग करते क्यों हैं। अब देखिए, ये शुरू हो गया सिस्टम, FIA को टास्क दे दिया गया है, सर्कल लेवल जो कंपनी के हैं वो इंस्पेक्टर्स से लेकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स तक के लोग हैं वो चेकिंग करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर जो है इब्तदाई तौर पर शुरू किया गया कि सरकारी जो कनेक्शंस हैं जिसमें वासा के ट्यूबवेल शामिल हैं, इवन पुलिस के थाने और दीगर जो इमलाक हैं, पंजाब गवर्नमेंट के दफातर हैं, आबपाशी है, दीगर जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर, इनको चेक करेंगे और उसमें रीडिंग लेंगे। ये तकरीबन सारे जो महकमे हैं इनकी जानिब से हमेशा कंप्लेंट आती है कि लेस्को इनको ओवर बिलिंग करती है और बिलखसूस जो स्ट्रीट लाइट्स हैं यहाँ सबसे ज़्यादा ओवर बिलिंग की जाती है। ओवर बिलिंग करके जब लाइन लॉसेस मुरतब किए जाते हैं तो इफ़ेक्ट किस पर आता है? बराह रास्त जो महकमा इदारा है वो आपको रिकवरी नहीं देता, वो पैसे उस तरह नहीं देता, उनको पता होता है हमने कितना इस्तेमाल किया है। SDOs या एक्सीएन जिनको देखिएगा, जब इस पर कार्रवाई मज़ीद होगी और लोग पकड़े जाएंगे और एक क्या होगा कि आप SDO को सस्पेंड करने चले जाएंगे, एक्सीएन को हटाने चले जाएंगे, लेकिन पसे पर्दा जो मुहर्रिकात हैं हमें उस तरफ जाना है कि ये इर्रेशनल जो टारगेट्स हैं ये दे कौन रहा है? ये कौन दे रहा है? आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दे रहे हैं, आपके डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज दे रहे हैं,
आपके डायरेक्टर कमर्शियल दे रहे हैं, और सबसे बड़ा क्राइम आपका आईटी सेंटर कर रहा है कि जो बोगस फीडिंग हो रही है वो उसकी बुनियाद पर वो आपके बिल प्रिंट कर रहा है। भारी तनख्वाहें इन कामों की ये इन कामों के। अब वो जब इरेशनल टारगेट्स देते हैं और उसके बाद आप एसडीओ और एक्सीएंस और एससीज पर प्रेशर होता है कि ये टारगेट्स पूरे करने हैं, अगर वो अहदाफ हासिल नहीं करते तो बराह रास्त उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, उनको यहूदे से हटा दिया जाता है या सस्पेंड किया जाता है। अब जिम्मेदार तो आपके बड़े ऑफिसर्स हैं जो अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, जो कि हमेशा इस दौड़ में रहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं चीफ एग्जीक्यूटिव लग जाएंगे, कहीं ना कहीं हम लेस्को चीफ लग जाएंगे, किसी और कंपनी में सरबराह लग जाएंगे। बेसिकली ऊपर ये दिखावा होता है कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसका नुकसान इंडस्ट्रियल सेक्टर को हो रहा है। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की जानिब से जो ये काम किया गया है, देखिएगा आपका घरेलू सारिफ इससे कितना मुतमिन होगा, लाखों लोगों को फ़ायदा होगा, और बिलखसूस जो छोटा कमर्शियल और छोटे कारखाने का मालिक है उसको जब एक्चुअल बिलिंग हो जाएगी वो ज़्यादा खुश होगा। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ओवर बिलिंग होती है, अगर उसको रोक दिया जाएगा तो आज जिस तरह निगरान सीएम के तौर पर मोहसिन नकवी को याद किया जाता है, आपके पावर सेक्टर में आपका कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक सेक्टर के कंज्यूमर इनको याद रखेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें हर्डल्स भी आएंगी, इसमें हर्डल्स आएंगी और इसमें पॉलिटिकल प्रेशर भी आएगा। ये सारी चीजें होंगी, इसमें आपकी मिनिस्ट्री और इसमें आपके जो सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं वो भी आड़े आएंगे, क्योंकि ये उनकी कारकर्दगी का मामला है जो हमेशा इसको दबाते रहे हैं कि इस तरफ ना जाया जाए। हमेशा एक तरफ रहते हैं कि बिजली चोरी को पकड़ना है। लेस्को के, मैं आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ, लेस्को के लाइन लॉसेस 3 से 4 महीने में 3% नीचे आए हैं। भाई ऐसा क्या अलादीन का चिराग आया है जो आपने 18 से 20 अरब रुपए के जो लाइन लॉसेस हैं वो नीचे कर दिए। ये बुनियादी तौर पर ये ओवर बिलिंग है, जिसको अब वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से जिस बात पे नोटिस लेकर उसकी तहकीकात का हुक्म दिया है, अब आगे देखिएगा कि FIA इस पर कार्रवाई कर रही है और फोकल पर्सन भी लेस्को का मुकर्रर हो गया है, और जब मिल के काम करेंगे तो चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। ये तो बड़ा मुश्किल चीज़ बता दिया, मुझे तो लग रहा है आप कार्रवाई भी कर लेंगे तो ये कामयाबी नहीं होने वाली है। कल जब मेरी शायद सिपरा से बात हो रही थी तो मुझे भी ज़रा मुश्किल लगा था, लेकिन मैंने फिर घर जाकर इस पर सोचा। मैं इसको कह रहा था कि बिजली चोरी ज़्यादा मसला है, इसने कहा नहीं इस दफ़ा सही जगह पे हाथ डाला जा रहा है। मैंने कहा वो कैसे? तो ये जो इसने समझाया था मुझे अब ये समझ आई बात को। आप इस तरह से समझें कि लेस्को को 1 लाख रुपए की बिजली दी गई, लेस्को ने वो बिजली चोरी करवा दी 35,000 रुपये की। ये 35,000 रुपया उसने क्या कहाँ डाल दिया? कुछ डाल दिया सरकारी महकमों पर जहाँ से कभी बिल आता है कभी नहीं आता, और कुछ डाल दिया आपके घरेलू सार्फिन पर। सही। अपना उसने 1 लाख पूरा किया और वो कारकर्दगी आपको दिखा दी। इसको आसान लफ्जों में इस तरह से समझें। अब जहाँ पे हाथ डाला गया है वो सबसे पहले सरकारी महकमे हैं। देखें ये जो बात की शायद सिपरा ने, वहाँ पे ओवर बिलिंग होती है तो वहाँ से पैसे आते भी नहीं है, लिहाजा वो कहाँ चले जाते हैं? वो एक कागजात के अंदर रह जाते हैं। फिर वो हम उसको समझते हैं कि सर्कुलर डेट है, ये डेफर्ड अमाउंट है, मतनाज़ा अमाउंट पे चले जाते हैं, और वो उसका जो खमियाजा है वो आम सारिफ को भुगतना पड़ता है। लेकिन मुझे जो खदशा है, जो शायद सिपरा ही शायद बेहतर बता सकते हैं, जब हम सरकारी महकमों को बचाने के लिए दबाव डालेंगे तो घरेलू सार्फिन पर जो बाकी का दबाव है वो भी उन पर डाल दिया जाएगा। सही कहा आपने। ये जो 1 माह के बाद होनी होती है, रीडिंग होनी होती है, इसको वो 4 दिन 5 दिन 7 दिन पहले लेट करते हैं। मैं यही कहने लगी हूँ, सारिफ को समझाते हैं उसने क्या करना है। सारिफ कुछ नहीं कर सकता जी इसमें। कौन? मैंने आज तक, मुझे मीटर पढ़ना नहीं आता। मैं एक आम आदमी हूँ ना जी, मुझे मीटर पढ़ना नहीं आता है। वो इस पर कभी कुछ नंबर्स आते हैं, कभी कुछ नंबर्स आते हैं, कुछ 4-5 नंबर्स आते हैं। शायद सिपरा को पता होगा, इसने मुझे बताया भी जो दूसरे नंबर पे आएगा या तीसरे नंबर पे आएगा वो क्या आएगा। लेकिन आम आदमी मुझे बताए खंबे के पास नहीं जाता जहाँ पे आपने मीटर लगा रखे हैं, तो वो जाकर रीडिंग क्या लेगा और क्या करेगा। लेकिन असल मसला ये नहीं है, रीडिंग वही होती है जो बिल के ऊपर छप कर आती है, ये इस पर आप मुतमईन रहें। लेकिन आपकी रीडिंग 4 दिन के बाद ली जाती है। 4 दिन में जो मजीद बिजली आपने इस्तेमाल की होती है उसका जो आप पर बोझ पड़ता है, जो आपका वो स्लैब रेट है वो बढ़ता है, उससे नुकसान होता है वो आम सारिफ को होता है, और फायदा किसको होता है? वो लेस्को को। एक और क्राइम, आखिरी बात है, एक और क्राइम क्या हो रहा है, मैं ये मैनेज किस तरह करते हैं ये कि अगर रीडिंग सपोज है इंडस्ट्री सेक्टर ये पढ़ते हैं 3 तारीख को, पढ़ते भी 3 या 4 तारीख को है, रीडिंग लेते हैं उसकी, ये उस वक्त रीडिंग ले लेती है और इनको जितने यूनिट्स की ज़रूरत होती है उतने पोस्ट कर लेते हैं, और उस कंज्यूमर का देखते हैं कि इसको बिल प्रिंट होकर चूँकि 19 या 20 को आएगा तो 15 दिन में जो ओवर बिल्ड यूनिट्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। जब उसके बाद बिल पहुँचता है
वो जब एप्लीकेशन देता है तो उसको बता दिया जाता है देखें जी आपके तो यूनिट्स पूरे हो गए हैं। सही भाई जब उसको बिल उसके घर आया उस वक्त उसके यूनिट्स पूरे हुए हैं, इसका मतलब उसने तो इस्तेमाल ही नहीं की। बिल्कुल सही कहा। वो ओवर बिल इस तरह करके जो है ये एक गोरख धंधा है जो चलाया जा रहा है, कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है। बड़ा मुश्किल है जी इन पे कार्रवाई करना, इनको कंट्रोल करना, ये भी वाकई पूरा माफिया का माफिया है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और हमें माजरत के साथ ये करना पड़ता है कि बुरी खबर शेयर कर रहे हैं, क्या करें। अब आपके साथ ये चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये तो होता चला जाएगा, हमें अब अपनी प्लानिंग, कुछ अपनी मैनेजमेंट जो है वो सोच समझ के करनी है। सुई गैस की कीमत ने एक बार फिर इजाफे का इम्कान है, वजह क्या है, रीज़न क्या, समझ नहीं आ रही। वजह जो है IMF ही है और कहाँ है। तो ये बिजली और गैस के बिलों में पैसे जो वसूल किए जाते हैं अल्टीमेटली उनकी शराइत होती हैं, ठीक, उसी बुनियाद पर किया जाता है। अभी हेयरिंग हो रही है, अल्लाह करे कि ओगरा उसको एक्सेप्ट ना करे, लेकिन ओगरा में भी इतनी जरूरत नहीं है सही कि वो उसको रिजेक्ट कर दे सही कहा आपने। और SNGPL की पटिशन को कह दे कि हम मुस्तरद कर रहे हैं और हम घरेलू सार्फिन या आम सार्फिन के साथ खड़े हैं, लिहाजा ये इजाफा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ कभी नहीं है। ठीक, हाँ, पटिशन फाइल की गई वो 4,489 रुपये पर MMBTU के हिसाब से की गई है, जिससे आम जो सारिफ है उसके औसतन बिल की बात की जाए तो 155% तक, मतलब 100% बढ़ेगा तो वो उसका उससे ऊपर भी 55% तक आप लगा लें, वो बिल में इजाफा हो जाएगा। जो आज हम रो रहे हैं कि 27,000, 26,000 और 30,000 पे बिल आ रहा है, आप इसको इजाफा मतलब करें आप तो घर खाना भी बनाएंगे वो भी आपको महंगा पड़ेगा। अल्टीमेटली आप वो उससे हम लोग निकल जाएंगे कि चंद 100 रुपए जो हमने देने हैं और हज़ारों में अब हमारे बिल आया करेंगे। अभी चल रही है हेयरिंग, 12 बजे तक इसका आउटपुट आ जाएगा। और इस तरह की जो हेयरिंग्स होती है जहाँ पे कीमत बढ़ाने का होता है वहाँ पे उसी वक्त स्पॉट पे कोई फैसला नहीं किया जाता। ओगरा इसका फैसला महफूज करेगी आज की हेयरिंग में और उसके 2-4 दिन बाद या हफ्ते बाद उसके बाद उसका फैसला आ जाएगा। और मेरे ख्याल में ये थोड़ा फैसला डिले करेंगे क्योंकि जो इतलात आ रही हैं कि 1 जुलाई से ये इजाफा जो है इसका इतलाक किया जाएगा। तो अभी मार्च में हेयरिंग चल रही है, अप्रैल मई, हो सकता है मई में जाके ये अनाउंसमेंट हो, इसका नोटिफिकेशन हो कि कितना इजाफा किया गया है और उसकी जुलाई से वसूली जो है शुरू की जाएगी। इसलिए मैं पहले भी कहता था कि हमें अब बिजली और गैस को बहुत मुहतात तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। SNGPL खुद कह रही है कि जब से कीमतें बढ़े हमारे सिस्टम पे लोड कम होगी। अब देखना, इवन का रमज़ान है, लोगों ने सहरी अफ्तारी बनानी है, उसके बावजूद लोड कम है। इसका क्या मतलब, लोग कम से कम गैस इस्तेमाल कर रहे हैं और मजबूरी क्या बनी है, सिर्फ बिल्स बने हैं, अदरवाइज कोई मजबूरी नहीं थी। इसलिए हाई साहब तो हमेशा इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हमें गैस का कम इस्तेमाल करना चाहिए। कुदरती गैस को जो हमने ज़ाया किया है और माजी में जो हमारे CNG स्टेशन की वजह से वो कुदरती गैस के जितने भी चीज़ें थी वो ख़त्म हुई, आज उसका खमियाजा हमें इस सूरत में भुगतना पड़ रहा है। और LNG पर हम लोग जा रहे हैं और LNG आपके सामने है, डॉलर की वेरिएशन है, उसमें इस्तेहकाम नहीं है, उतार चढ़ाव रोज़ाना की बात है पाकिस्तान में। तो ये मेरे ख्याल में अब है तो मुश्किल वक्त, लेकिन सार्फिन को थोड़ा सा, बल्कि मैं थोड़ा तो कम है, बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की यानी अभी ज़रूरत है। 3 महीने हैं, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि जुलाई से अगर वो अमल दरामद करवाने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा डिले करें। अच्छा, फिर एक और बात भी है ना, अब ये शायद इससे पहले भी इसका फैसला आ जाए, क्योंकि मई से आपकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी आना शुरू हो जाएगी। सही, वो बिजली की जो आपकी कंजम्पशन है वो बढ़ेगी, जाहिर है फर्नेस पे आप लोग जाएंगे, LNG बुनियाद पे जो आपके पावर हाउसेज हैं वहाँ से जनरेशन बढ़ाएंगे, तो वो आपके अप्रैल मई से वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी आना शुरू। चले जी, यानी दोहरा अजाब भुगतने के लिए तैयार हो जाए। आमिर भाई, देखिए, गैस और बिजली के मामले में शायद सिप्रा के सामने बात करना ऐसी है जैसे सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बात को समझते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन मैं बात हमेशा वही करता हूँ। मुझे समझ नहीं आती है कि कब तक हम ये कन्वेंशनल गीज़र्स, कन्वेंशनल जो चूल्हे हैं उनको बनता देखेंगे और बिकता देखेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खुदारा इसमें से निकल जाए, गवर्नमेंट इस पर कोई पॉलिसी बनाए। दूसरा, अब मौका है कि तंदूर वालों से भी ले ली जाए गैस, क्योंकि एक तंदूर जो सुबह को जलता है वो आपको पता है सारा दिन जलेगा, चाहे वो गाहक है या नहीं है, उसको बंद नहीं करते हैं। अच्छा, उसको गर्म रखने के लिए उस तंदूर को, उस ओवन को वो जो है उसको जलाए रखते हैं और गैस वो जारी खारिज होती रहती है। यानी आप गैस ज़ाया किए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जब गाहक आएगा तो उसको उसी वक्त नान आपने लगा के देना है। इनको आप सिलेंडर्स पे ले जाए ताकि ये जो गैस है ये भी बच जाए। जिस तरह से हमने CNG पे खप डाली थी कि CNG नहीं होनी चाहिए, अब ये तंदूर वालों से भी ले लें और इनको आप कम टैरिफ पर गैस देते हैं।
सही। जिसको वो इस तरह से जला रहे हैं कि आपको वो जो नीचे ओवन लगा है जिसपे वो जिसको चूल्हा बोलते हैं, बर्नर जो लगा है वो भी कन्वेंशनल, वो धात का बना हुआ जो लोकली बना होता है लोहार से, वो लगा हुआ है। कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है। जो आपका वो पुराना तंदूर है मिट्टी वाला, उसके अंदर भी वो ज़्यादा वो उसको गर्म रखने के लिए, उसको ठंडा हो जाए तो फिर उसको गर्म करने के लिए आधा घंटा मजीद चाहिए होता है। उससे बचने के लिए वो उसको गैस पे जलाए रखते हैं। तो आप मुझे बताएं, जब हम इस तरह से गैस ज़ाया करते हैं तो फिर ये गैसें सस्ती हो सकती है, ये महंगी होगी। दूसरा मुझे शायद सिर्फ से एक खिलाफ है कि हम कहते हैं जी IMF की वजह से हो रहा है। IMF की वजह से नहीं हो रहा, हमारी वजह से होता है। IMF से कर्जा लेते हैं, उससे पूछते हैं कि बताओ ये कर्जा वापस कैसे होएगा, तो वो तो मेहरबान अदारा है, वो बताता है कि आप भाई मेहरबानी है यहाँ तो क्या करें वो। चले मुझे बताएं वो आपको क्या बताएं कि आप ना दो कर्ज वापस। बात तो सही है ना, हम अपनी बात मनवाते हैं और उनकी मानते हैं। आप अपनी देखें बात समझे, आपने कर्जा लेना है उनसे, तो वो कहता है भैया आप कर्जा वापस कैसे करोगे, आप कर्जा, तो आप कहते हैं कि आप प्लान करके दो, हम कर्जा वापस कैसे कर सकते हैं। तो उसका बेस्ट वे आपका बिजली गैस के बिल्स ही है ना, पेट्रोल है, बिजली गैस, लेवीज है, अच्छा बहुत सारी चीजें हैं, टैक्सीज हैं। अब आपका टैक्स का निजाम भी तो लेके बात जा कर रहे हैं तंदूर की। मुझे ये बताएं हाई साहब, इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ हाई साहब के कि तंदूर की जो गैस की कीमतें हैं उसको बढ़ाया जाए या कीमत बढ़ाई जाए। मुझे बताएं आज जो सादा रोटी है 20 रुपए की है, आज नान जो सादा है हाई साहब मैंने कभी खरीदा नहीं, 30 रुपए शायद उसकी कीमत है या 35 रुपए, 30 रुपए। और रोगनी नान शायद 60-70 रुपए का होगा, उसकी कीमत ज़्यादा होगी। मुझे बताएं कि लोवेस्ट टैरिफ अब मैं जिस तरह मैं बेसिकली बात करने का मकसद क्या है, बार-बार कहा जा रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज 20 रुपए की हम रोटी ले रहे हैं, गैस की कीमत आप बढ़ा दें, यही रोटी की कीमत बढ़ेगी, यही नान बाई एसोसिएशन की बढ़ाएगी। फिर हम लोग दूसरी तरफ गंदम की कीमत भी बढ़ाने जा रहे हैं, हम 3200 से उठाकर हम उसको 4200 पे लेके जा रहे हैं। मुझे बताएं दोनों तरफ से गैस की कीमत बढ़ा दें, गंदम की कीमत बढ़ा दें, गरीब रोटी क्यों खाए। अवाम पे मसला आएगा ना सीधा, दूसरी सूरत में भी अवाम ही भुगतेगी। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। अब हमारे पास है जी 40 सेकेंड। अनफॉर्चुनेटली टॉपिक ये बहुत बड़ा है। अभी एक मीटिंग हुई है और खबर हमारे पास ये है जी, ब्रायलर, सब्जियां, फल सब कुछ महंगा। आमिर भाई एक कमेंट चाहिए मुझे क्लोजिंग। बस मीटिंग होती रहेगी और लोग इसी तरह महंगी चीजें खरीदते रहेंगे। वो जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वो कोई गिरफ्तारी नहीं है। बताएं कहाँ पे हुई गिरफ्तारी, मुझे तो बताएं। मेरे अब तो इलाके में पूरे नहीं, आपके इलाके में हुई, शायद सिर्फ आपके इलाके में हुई गिरफ्तारी। ये सारी कागजी कार्रवाइयाँ हैं, इतना जुर्माना कर दिया। सऊदी अरब में जुर्माना होता है इस पे कि सजा होती है। बिल्कुल। और ये 14 रोजे आज हो गए हैं और आगे भी जो या बाकी 30 भी हो जाएंगे, 31 भी हो जाएंगे। ये छोड़ दें इस बात को, ये एक रोजा थोड़ी हो गया, हम इतने साल हो गए रोजे देखते हुए। ये इजलास होते रहेंगे, ये इसी तरह सिर्फ कार्रवाई, ये अपनी कागजी कार्रवाइयां पूरी करते हैं और मीटिंग खेल के बस जी काम खत्म कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ बात करने वाले हैं रियल एस्टेट मार्केट में ज़मीन.com अपने सारिफीन के लिए किस तरह से ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। माहौल दोस्त होना, अब जो टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है उससे फ़ायदा उठाते हुए, सारिफीन की सहूलियात को देखते हुए, मौजूदा दौर की ज़रूरियात को देखते हुए ज़मीन.com कौन कौन से प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, उनकी अफादियत क्या है, वो किस तरह से आने वाले टाइम में बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। और वो सारिफीन जो कि ज़मीन.com के साथ जो है वो काम करना चाह रहे हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं वहाँ से अपना कुछ ख़रीदारी के लिए, सो उनको किस तरह से सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं। कस्टमर्स के लिए ख़ास तौर पर क्या सहूलियात हैं। कस्टमर्स अगर इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, जो मौजूदा दौर में नए नए ट्रेंड्स हैं उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो ज़मीन.com किस तरह से खिदमात सर अंजाम दे रही है, इस पर हमने बात करनी है जी। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनके बारे में मैं पहले आपको बताती चलूँ जी। चौधरी लईक इफ्तिखार साहब जो कि सीनियर डायरेक्टर सेल्स हैं जी ज़मीन.com, इनके बारे में बताती चलूँ जी। कॉमर्स के शोबे में तालीमी इसनाद इन्होंने ली और इसके बाद इब्तदाई मरहले में रियल इस्टेट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी की, जिससे इनका रुझान जो है कसीरुल मंजिला इमारात की जानिब बढ़ने लगा। 2005 में इन्होंने जो है जी सफ़र का आगाज़ किया निजी रियल इस्टेट इदारे से और माशाल्लाह एक वो लंबा अरसा और आज ज़मीन.com के साथ ये काम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। सो हम चौधरी लईक इफ्तिखार साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, वक्त बदलता जा रहा है, हर चीज़ में रुझानात जो हैं वो तब्दील होते चले जा रहे हैं। सो
स्कोप क्या है? हम अगर यहाँ पर पाकिस्तान में देखें, जो ज़मीन.com प्रोवाइड कर रही है रियल स्टेट में ख़ास तौर पे, क्या स्कोप देख रहे हैं? जी देखिए, पहले असल में ये होता था, इफ़ समवन वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी तो उनको क्लासिफाइड एड्स के अंदर डिफरेंट प्रिंट पेपर्स को देखना पड़ता था, उससे वो यहाँ पर वो डीलर से जाके कांटेक्ट करते थे। तो उनके पास कोई इस तरह का पोर्टल नहीं था, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी जहाँ से वो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन ले सके। 2006 में जब ज़मीन.com की बेसिकली आप कह सकते हैं पाकिस्तान में लॉन्चिंग के बाद व्हाट वी हैव सीन के वो चीज़ें जब आपकी डिजिटल हुई हैं तो वी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द बायर एंड द सेलर। अब किसी भी बायर ने अगर कोई चीज़ खरीदनी है, वो पाकिस्तान में है या वो एक्सपायर्ड है पाकिस्तान से बाहर है, सपोज वो लाहौर में कुछ खरीदना चाहता है, तो हमारी वेबसाइट पे आके वो ज़मीन.com को क्लिक करने के बाद लाहौर को क्लिक करेगा, लाहौर के बाद अगर DHA में लेना है DHA क्लिक करेगा, उसके अंदर सपोज फेज 6 में जाना चाहिए, 6 करके इसी तरह जिस स्पेशल ब्लॉक में जाता है वो क्लिक करेगा तो वो ब्लॉक भी खुल जाता है। और उसमें जितनी प्रॉपर्टीज लोगों ने पोस्ट की होती हैं, द सेलर्स एक तो उन्होंने पोस्ट की होती हैं, उसके अलावा डीलर्स ने भी पैकेज देके डिफरेंट पोस्टिंग्स लगाई होती हैं, तो उसको डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है। फिर हमारा प्लॉट फाइंडर है, वो प्लॉट को क्लिक करता है तो वो एक्चुअल लोकेशन ऑफ द प्लॉट ऑन द मैप जाके उसको व्यू करता है। That's तो इस तरीके से लोगों के लिए बड़ा इजी हो गया, दे कैन मैच द प्राइसिंग इन द मार्केट, सो नो वन कैन डॉज देम। बेसिकली नॉर्मली ये होता था कि बायर और सेलर को आमने सामने नहीं किया जाता था और बीच में मार्जिन थे, कमीशन थी, लेकिन अब इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो वी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द बायर एंड द सेलर। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हम लोगों ने एक जो चीज़ नई लेके आए थे वो था लाहौर और बाकी पाकिस्तान में वर्टिकल प्रॉपर्टीज का। इस्लामाबाद एंड कराची वाज वर्टिकल, पार्टीशन के बाद कराची में तो पहले ही आपको पता हाई राइज बिल्डिंग्स पे काम हो रहा था, अपार्टमेंट्स से चीज़ें थी, कमर्शियल बिल्डिंग्स थी। जब इस्लामाबाद बना एज अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान तो उधर भी ब्लू एरिया के अंदर काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स आई हैं, बाद में बहुत डेवलपमेंट हुई। लाहौर वाज नॉट वर्टिकल। हम लोगों ने जब 2015 में वर्टिकल प्रॉपर्टीज पे फोकस शुरू किया है तो लाहौर में बहुत ही गिनी चुनी बिल्डिंग्स थी और अपार्टमेंट में रहना इतना कोई पसंद नहीं किया जाता था क्योंकि उसके लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं समझते थे। बट वी हैव डन, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द राविन रोड विद द ग्रुप आइकॉन वैली और उनके कोई 500 अपार्टमेंट्स है, दैट वाज क्वाइट अवे फ्रॉम यू कैन से ठोकर, इट इज लाइक 18 किलोमीटर। लेकिन द प्राइस पॉइंट वाज वेरी इजी फॉर द पीपल। 25-30 लाख रुपए में आपको अपार्टमेंट होम मिल जाता था। ये सब में ग्राउंड +2 की बिल्डिंग्स थी, एक 5 मरले के प्लॉट को ही 3 हिस्सों में डिवाइड करके ग्राउंड सेपरेट बेचा जा रहा है, फर्स्ट सेपरेट और सेकंड सेपरेट। ये concept वहाँ पे 500+ यूनिट्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वाज सोल्ड आउट। देन वी हैव डन द सेम थिंग ऑन द सेम रोड जिसके अंदर उनके कुछ 6 से 7 प्रोजेक्ट हमने सेल किए हैं। लास्ट अभी उनका बीच रिजॉर्ट चल रहा है जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, उसकी हाइट करीबन 200 फीट है। इसी तरीके से व्हाट वी हैव सीन के DHA के अंदर गोल्ड क्रेस्ट था, DHA आया था, उसकी प्रॉपर मार्केटिंग की। दैट इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ DHA, दैट इज गोल्ड क्रेस्ट, दैट इज हैविंग अ हाइट ऑफ 200 फीट इन 27 कैनाल्स। नीचे उसमें एक पूरा कमर्शियल बना हुआ है जिसके अंदर अल-फतेह स्टोर है, लाहौर का सबसे बड़ा। और बट वी हैव सीन के वहाँ भी अब आजकल एयरबीएनबी पे लोगों को बहुत अच्छा रेंटल मिल रहा है, बहुत अच्छा कैपिटल गेन मिला। तकरीबन 3200 कनाल पे 400 एकड़ पे DHA आया था। अगेन वहाँ भी लाहौर को उसको मिनी दुबई कहा जाता है, वो एक मरकज़ बना, लोग फैमिली के साथ जाते हैं, बड़ा सिक्योर है और बहुत अच्छी किस्म की वहाँ फूड चेन्स हैं। Then we have the condominiums there, then the villas facing the Gulf. तो what we have seen, we have given कि लोगों को अच्छी चीज़, अच्छी प्रॉपर्टीज शेयर की जाए। इंटरनेशनल लोग जब पाकिस्तान में आते थे तो वो दे ऑलवेज गो फॉर द हाउसेज। वो कहते थे यार वी कैन नॉट हैव अ वर्टिकल लिविंग हियर इन पाकिस्तान ऑफ दैट स्टैंडर्ड एज वी आर गेटिंग देयर इन दुबई, सऊदी और UK। अब अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं उसके अंदर हर किस्म का लाइफस्टाइल, जिसमें क्लब, जिम, सिनेमा, स्विमिंग पूल, स्वाना, पावर बैकअप है, फिर आपका यू कैन नो इफ यू नीड अ प्लम्बर, यू नीड इलेक्ट्रिशियन, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, यू हैव टू जस्ट गिव देम द कॉल। उसके अलावा रूफटॉप गार्डन्स बने हुए हैं। अभी ये चीज़ देखी जा रही है कि आम सफ़ेदपोश आदमी के लिए ना एक 5 मरले का घर लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तकरीबन 20 to 25 million is the minimum basic price for the 5 mala house. So a lot of people who have a budget less than 10 million, they cannot have their sky, they cannot have their own apartment. तो buying a land with having their own land and sky is impossible nowadays. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि we are trying to level best के इन लोगों को ऐसे पेमेंट प्लान्स दिए जाएं जिसमें इनका बजट, जो उनका सैलरी का बजट है, सेविंग का बजट है, कि आपके पास कुछ सेविंग्स है, आप उसे डाउन पेमेंट कर दें, उसके बाद आपको बैलून पेमेंट प्लान मिल जाता है, पोस्ट पोजेशन प्लान मिल जाता है कि आप पेमेंट करें 10 ईयर्स में, आपको पोजेशन 5 ईयर्स बाद मिल जाएगा, या 5 ईयर्स में पेमेंट करें, पोजेशन 2 ईयर्स में मिल जाएगा। सो यू फील क्वाइट comfortable while living in your own apartment or a house you are paying, not as a rental, as a price of the property. चलिए जी, दैट्स ग्रेट कि आप उन लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं जिनको हम वाकई सफ़ेदपोश कहते हैं, जिनके लिए वाकई एक साथ से घर खरीदना, चाहे वो छोटा सा घर है 5 मरले का या 3 मरले का, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, ज़मीन डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं उनके बारे में जानना चाहूँगी, उनके बारे में बताइएगा। जी बेसिकली वी वर डूइंग द सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर द
various developers all over Pakistan. Alhamdulillah, we have presence in 38 cities. What we have seen कि कुछ commitments, ये नहीं कि ज़्यादातर डेवलपर तो माशाल्लाह अच्छा ही बना के देते हैं, कुछ लोगों की तरफ से कमिटमेंट्स पूरी नहीं होती, जो क्वालिटी ब्रोशर में बताई जाती है, मार्केटिंग टीम्स को दी जाती है, वो क्वालिटी लगाई नहीं जाती. सो बेसिक हमारे जो एक्सपर्ट्स उनको भी ये प्रॉब्लम होती है कि यार जो वादा किया वो नहीं मिला. तो व्हाट वी हैव सीन, हमने कहा हमारी सिस्टर कंसर्न है ज़मीन डेवलपमेंट्स. सबसे पहला प्रोजेक्ट लाहौर में शुरू किया, 10 कनाल के खैबान जना मेन रोड के बिल्कुल साथ. That is with double basements and 160 apartments are there. Alhamdulillah, the building has been delivered. और लोगों ने ये देखा कि नॉर्मली लोग जो एमिनिटीज बताते हैं वो ब्रोशर में तो छाप देते हैं, मौके पे नहीं बनाते. तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बेहतरीन जिम है, स्विमिंग पूल है, एक बेहतरीन सिनेमा है, उसके अलावा बच्चों का प्ले एरिया भी बना हुआ है, रूफटॉप गार्डन भी बना हुआ है, पावर बैकअप भी है. और उसके अलावा अगर आपने कोई बर्थडे वाला करनी, कोई गेट टुगेदर करना है तो उसमें तकरीबन कोई एक रेस्टोरेंट टाइप बना हुआ है जिसमें तकरीबन कोई 80 to 100 पीपल कैन बी द पार्ट ऑफ द पार्टी देयर. उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट हमने ज़मीन औरम लॉन्च किया, वो भी गुलबर्ग में सीबीडी के साथ है. अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी इस फिनिशिंग हो रही है और वो इसी साल डिलीवर होने जा रहा है. उसके बाद ज़मीन को ड्रैंगल दैट इज फेसिंग जिम खाना, द फर्स्ट बिल्डिंग फेसिंग जिम खाना. और व्हाट वी हैव सीन के लोगों को वो व्यू बहुत पसंद था, लोकेशन बहुत अच्छी है, जेल रोड और माल रोड के बिल्कुल साथ फॉल करती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इसी साल डिलीवर हो रही है, सोल्ड आउट है. उसके बाद नहर जैसे लोकेशन पे लोग लाहौर में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमने एक प्रोजेक्ट ज़मीन फिनिक्स जो जेल रोड के बिल्कुल साथ है और एक बहरिया के पहले, दिस इज ऑन द मेन सुख चैन के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर तकरीबन 500 यूनिट्स का प्रोजेक्ट लेके आए हैं. उसमें बहुत अच्छा पब्लिक का रिस्पांस आ रहा है. उसमें हम लोग स्टूडियोज भी लाए हैं, 1 बेडरूम भी लाए हैं, 2 बेडरूम्स भी लाए हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम थ्रू मोटरवे फ्रॉम इस्लामाबाद, मुल्तान, तो वो लाहौर आते हैं तो उनको स्मॉल लिविंग चाहिए होती, 2-4 दिन के लिए लेना है, या उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी लिविंग के लिए दे नीड अ स्मॉल स्टूडियोज और 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स. फैमिली अपार्टमेंट्स भी हैं वहाँ. ये तो लाहौर का था. इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमने मॉल 35 की है, फिर ज़मीन ए सॉन्स की है, ज़मीन ए स्मॉल की है, दैट इज इन 20 कनाल, वन ऑफ द गुड बिल्डिंग इन DHA. अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है और जो विलास थे वो काफ़ी हद तक डिलीवर हो चुके हैं. मुल्तान में एक बहुत बड़ा नाम है, दैट इज रोमेंजा. रोमेंजा इज लाइक वी हैव राया इन लाहौर. गोल्फ कोर्स है, बड़ा खूबसूरत बना है DHA के अंदर. उस DHA के अंदर ही हमारे फेसिंग गोल्फ एक है, गोल्फ व्यू रोमेंजा, एक है डाउनटाउन रोमेंजा. ये डाउनटाउन रोमेंजा ही तकरीबन कोई 40 कनाल का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 5 स्टार होटल भी है, शॉपिंग मॉल भी है. अभी तक मुल्तान में या उस एरिया में इस तरह की कोई बिल्डिंग, इतना बड़ा शॉपिंग मॉल लॉन्च नहीं किया गया था, वो भी DHA के इन द हार्ट ऑफ द DHA इन रोमेंजा. So what we have seen, we are trying our level best to give a good lifestyle, to give a good shopping experience to the end users in Pakistan in affordable pricing. सही, ज़बरदस्त. इतनी ज़बरदस्त खिदमात जो हैं वो आप आम सारिफ के लिए लेकर आ रहे हैं. अच्छा जी, बेस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पाकिस्तान में क्या है? देखिए जी, अभी आप पिछला साल उठा के देखें तो पाकिस्तान में थोड़ा सा ये था कि पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनेगा. क्रंच बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल क्रंच है, डॉलर वाज गोइंग हाई एट अ वेरी फास्ट पेस, लोग फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा खरीद रहे थे, लोग गोल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे. बट द एक्चुअल गोल्ड इज अ रियल स्टेट गोल्ड. नाउ पीपल हैव सीन कि डॉलर तकरीबन 335 को टच करके वापस 280 पे आ गया है, गोल्ड भी स्टैटिक हुआ हुआ है. सो नाउ पीपल आर कमिंग बैक टू द रियल एस्टेट. अब आप ये देखें, कोविड में जो प्रॉपर्टीज बिकी थी और लोगों ने कहा था पता नहीं मुल्क का क्या बनेगा बल्कि दुनिया का क्या बनेगा, कुछ लाइफ का समझ नहीं आ रहा था. कोविड के बाद जब एडजस्टमेंट आई तो वही प्रॉपर्टीज तकरीबन 100% कैपिटल गेन आया उस रियल एस्टेट में. अभी जो डॉलर था वो क्योंकि 175 से पिछले 1.5 साल में 280 पे गया है, तो वो एक एडजस्टमेंट रियल एस्टेट में नहीं आई थी. अभी भी हम देखते हैं तो लाहौर की प्रॉपर्टी या इस्लामाबाद या कराची से मैच करें तो बहुत सस्ती है. मुल्तान की प्रॉपर्टी बहुत सस्ती है. लाहौर में जब कराचीइट्स आते हैं, इस्लामाबाद के लोग आते हैं, वो कहते हैं यार आप तो यहाँ फ्री रह रहे हैं, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर माशाल्लाह लाहौर का बना हुआ है, एक फीलिंग आती है. आपके अंडर पासेज देख लें, आपके ओवर ब्रिजेस देख लें, आपके पार्क्स देख लें, तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. सो बट वी हैव सीन कि अगर पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो हमारे पास इस तरीके से कि वी हैव स्टाफ विच आर बेसिकली मास्टर डिग्री होल्डर्स एंड ग्रेजुएट्स, एंड दे गिव द कंप्लीट ब्रीफिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इन आवर ऑफिसेज. हमारे गुलबर्ग में वेरियस लोकेशंस पे हैं ऑफिसेज, फिर साइट ऑफिसेज भी लाहौर में, जहाँ जहाँ भी हमारा कोई प्रोजेक्ट बन रहा है साइट ऑफिसेज भी बने हुए हैं. तो उसमें ये होता है कि वंस दे कम वी हैव अ वैरायटी. यू वांट टू बाय अ सर्विस अपार्टमेंट, यू वांट टू बाय अ होटल अपार्टमेंट, यू वांट टू बाय अ विला, कमर्शियल स्टाफ और कमर्शियल प्लाजास. जैसे DHA राया में लोगों को 200% रिटर्न मिला, रेंटल्स आर वेरी हाई, 25 से 30 लाख रुपए रेंटल चल रहा है. सो वी हैव
for the people who have money, we have an investment plan like if you buy a hotel apartment, आप 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट लेते हैं तो उसमें 12 से 15% तक रेंटल मिलता है, which is 12 से 15 लाख रुपए सालाना। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के बाहर रहते हैं या डिफरेंट शहरों से आते हैं, उनको अपना अपार्टमेंट या अपना घर लेने के बाद ये होता है कि उसको मेंटेन कौन करेगा, उसके बिल्स हैं, फिर वहाँ चोरी ना हो जाए और कोई इशू ना आए, और उनको उससे कोई रिटर्न नहीं आ रही होती। इसी तरीके से अगर नॉर्मली एक्सपर्ट्स छोटी ईद पे आते हैं, बड़ी ईद पे आते हैं, न्यू ईयर पे आते हैं, तो पूरा आप लगा लें 10 डेज भी करें तो साल में मैक्सिमम महीने से ज़्यादा नहीं आते, नो वन हैज़ टाइम। तो उनके लिए यही है कि 1 महीना आके खुद रहें, फ्री वाउचर्स मिलते हैं उसी होटल में, 4 स्टार 5 स्टार में, और 11 मंथ्स का उनको रेंटल मिलता है। सो दे हैव within 5 to 6 years they get their own all money back, plus they are living in the hotel apartment without paying even a single penny। तो वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लोगों के लिए बन जाता है। फिर हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग जो भी घर बना रहे हैं, जो भी चीज़ें बना रहे हैं, अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, उसका ऐसा एक पेमेंट प्लान लोगों को बना के देते हैं जिसमें इंश्योर करते हैं कि 3 से 4 साल में उनके पैसे डबल हो जाएं। बिकॉज रियल एस्टेट में आप अगर ये देखें जैसे मनी की डिवेल्यूएशन भी हो रही है, रियल एस्टेट इज द ओनली थिंग वेयर यू कवर ऑल दैट। अदर तो बना हमारे पैसे की वैल्यूएशन, जिन्होंने बैंक में पैसा रखा हुआ है, एक तो सूद मिलता है और एंड पे देखें तो कुछ भी नहीं बचता। जिन लोगों ने आज से 3-4 साल पहले पैसे बैंक में रखे हुए थे तो आज डॉलर 3 गुना हो गया। आप ये देखें कि 120 रुपए का डॉलर था तो इसे 280 पे चला गया, लेकिन प्रॉपर्टी कवर करके देती है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जो एक्सपर्ट्स हैं और जो पाकिस्तान लोकल मार्केट भी है, इस वक्त हमने देखा है पिछले 2-3 महीने से स्टेबिलिटी आने के बाद बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लोग ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, आज के दौर में आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी ही होती है। तो बहुत सारे डेवलपर्स हैं, ज़मीन.com किस तरह से डिफरेंट है, मुझे ये आपसे ज़रूर पूछना है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। अच्छा जी, आपका एतबार होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल हमने बड़े बड़े फ्रॉड के केसेस भी सुने हैं। अब वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो ज़मीन.com लेके आ रही है और जो रियल एस्टेट के दीगर डेवलपर्स लेकर आ रहे हैं, डिफरेंस क्या है? लाइक साहब। हाँ जी, इसमें आपको यही बताऊंगा कि नॉर्मली मैं ये नहीं कहता कि किसी डेवलपर की कोई बुराई करे, लेकिन मार्केट में ये चीज़ ज़रूर आती है कि मोस्टली जब प्लॉट्स वाले के डेवलपर्स में ये आता है कि शायद एक्सेस सेलिंग होगी, प्लॉट्स कम है, मार्केट से ज़्यादा कैश फ्लो इकट्ठा कर लिया गया और बाद में उन प्लॉट्स को मर्ज किया जाता है, बाय बैक किया जाता है। ये नॉर्मली मार्केट में डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, प्रिंट मीडिया में मिलता है, आपको सोशल मीडिया में मिलता है। सेम इज द केस विद द वर्टिकल एज वेल। बहुत ज़रूरी है कि डेवलपर कौन है, क्या उससे पहले कोई चीज़ डेवलपमेंट की है, उसकी CIB रिपोर्ट किया है, क्या उससे कोई बैंक लोन तो नहीं लिए हुए जो कि पे ऑफ ना हुए, कि प्रॉपर्टी प्लस तो नहीं है। तो डेफिनेटली एक बंदा जो एंड यूजर बायर कर रहा है उस बेचारों को इन चीज़ों का अंदाजा नहीं होता है कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। तो एज ज़मीन.com हम लोग डेफिनेटली, वो लोग हमारे पे ट्रस्ट करते हैं, एक ट्रस्ट का नेम है ज़मीन.com। तो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। सबसे पहले हमारा एक जो एक्विजिशन करते हैं प्रोजेक्ट की, वो बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, उसमें बैंकर्स भी हैं, उसमें लॉ के बंदे भी हैं। तो ड्यू डिलिजेंस पूरी की जाती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देखी जाती है, उसकी रजिस्ट्री, उसका इंतकाल, अगर LDA है तो LDA का अलॉटमेंट लेटर, और उसके बाद डीप जाने के बाद कि क्या इसके ऊपर किसी किस्म का कोई बैंक लोन तो नहीं है, उसका एक किस्म का NOC और NEC नॉन इनकम बेस्ड सर्टिफिकेट देखा जाता है कि किसी बैंक के ये ना हो कि बैंक के पास भी मॉर्गेज हुआ, जैसे आप एक गाड़ी बैंक से मॉर्गेज कराएं और किसी को कैश पे बेच दें तो आप तो उस प्रॉपर्टी के मालिक ही नहीं है, आप उस गाड़ी का मालिक नहीं, वो बैंक की गाड़ी है। सेम इज द केस विद द प्रॉपर्टी, एक तो वो क्लियर होना चाहिए। उसकी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद हम लोग उसकी सारी अप्रूवल्स देखते हैं, वो LDA से टीपा, ईपा, जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है, 6 से 7 आपके डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें वासा भी है, लेस्को भी है, क्या उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर चुके हैं। उसके बाद उसकी लॉन्चिंग की तरफ लेके जाया जाता है। फिर उसकी ड्राइंग्स को भी वेट करते हैं कि जो चीज़ इन्होंने प्लान की है, जो कि इनके आर्किटेक्ट ने बनाई है, क्या वो चीज़ प्रैक्टिकली भी बन सकती है या नहीं बन सकती, और उसका लॉ क्या अलाउ करते हैं। उसके बाद डेफिनेटली कि वो कौन से डेवलपर को लेके आ रहे, कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, और उसके अलावा उसका स्टील किससे डिज़ाइन किया है, उनकी पुरानी हिस्ट्री क्या है। बिकॉज आप जब हाई राइज पे जा रहे होते तो ये रिस्क आपको सारे देखने पड़ते हैं। उसके बाद जब हम इन चीज़ों को वेट करने के बाद उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन, उन्होंने कहा जी हम ये पाइप लगाएंगे, ये स्टील लगाएंगे, ये वाला सीमेंट लगाएंगे, तो वो सब चीज़ों के लिए हमारे पास एक क्वालिटी कंट्रोल सर्वेज हैं जो कंटिन्यूसली साइट पे पाइलिंग हो रही है, राफ्टिंग हो रही है, एक्सकवेशन हो रही है, उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हमारी मंथली वीडियोज़ भी बन रही होती हैं जो कि कंस्ट्रक्शन वीडियोज़ होती हैं, जो हम क्लाइंट्स के साथ भी शेयर कर रहे होते हैं और खुद भी रिव्यू कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, फिनिशिंग की तरफ जाता है, तो जो जो चीज़ें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में हमारे साथ कमिट की, जो कि फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट हमने एंड यूजर से कराया जो कि बायर्स हैं, उन्होंने बताया कि जी हम टाइल कौन सी लगाएंगे,
वॉशरूम फिटिंग्स कैसे लगेंगी, आपकी किचन फिटिंग्स कौन सी लगेंगी, अलमीराज कौन सी होंगी, लाइटनिंग कौन सी होगी, वायर कौन सी होगी, तो वो सब चीज़ें डेफिनेटली वो चीज़ें बाद में आपकी कंसील हो जाती हैं। तो हम वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर चेक कर रहे होते हैं, उसको अपडेट कर रहे होते हैं, जहाँ कोई कमी बेशी होती है उसको पूरा करवाते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी और एज पर कमिटमेंट चीज़ डिलीवर नहीं होगी तो जो एंड यूजर है वो हमारे पास दोबारा कभी नहीं आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, वो एक ट्रस्ट का नाम होता है ये सब चीज़ें, और आपको अपना नाम बनाने के लिए करना भी पड़ता है। अच्छा जी, पाकिस्तान के डेवलपमेंट सेक्टर में क्या रोल है ज़मीन.com का? देखिए जी, डेवलपमेंट सेक्टर में आप ये देखें, जैसे कोविड का इशू हुआ था तो पूरी दुनिया में क्रंच था और लोगों के पास रोजगार नहीं था और पीपल अ लॉट ऑफ कंट्रीज वर पेइंग द पीपल टू लिव, जिसमें यूएस भी था, यूके भी था। पाकिस्तान में आप ये देखें कि उसको बड़ा अच्छा हुआ है, एमनेस्टी दे दी गई प्रॉपर्टी की अंदर, रियल एस्टेट को, वर्टिकल को, सबको। एमनेस्टी की वजह से पैसा लोगों को डेफिनेटली एक ब्लैक था, लोगों ने वाइट भी करना था, लेकिन उसकी वजह से भला ये हुआ कि जो 40 इंडस्ट्रीज रिलेटेड है आपकी कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि जब बिल्डिंग बनती है तो उसमें सीमेंट है, स्टील है, आपका प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, आपका ठेकेदार है, आपका मजदूर है, आपका मिस्त्री है, आपका कारपेंटर है, सबको एक जॉब मिलती है। हर बंदा उस बिल्डिंग में इन्वॉल्व होता है, तो सबको एक बिजनेस मिल रहा होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये होता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो सीमेंट अगर पैदा हो रहा है तो सीमेंट लग रहा है, बिल्डिंग्स बन रही है, हाउसिंग की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, लोगों के पास अपनी छत नहीं है और अ लॉट ऑफ पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम द स्मॉल सिटीज टू द मेजर सिटीज टू द कॉस्मोपॉलिटन सिटीज। लाहौर में आप देखें, मुल्तान, डीजी खान, भावलपुर, खानेवाल, सियालकोट, फैसलाबाद, बड़े शहरों से लोग आते हैं कि एक बड़ा शहर है पाकिस्तान में, आप कह सकते हैं कि पंजाब का आप एक कैपिटल है और पाकिस्तान का दिल है। तो इसी तरीके से लोगों का होता है कि बड़े शहर में जाएं, आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी, जॉब्स अच्छी मिलेंगी। इसी तरह सिंध में देखा जाए तो कराची में बड़ी मूवमेंट है, यहाँ अगर पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो अगर इस्लामाबाद की तरफ देखें तो लाहौर और कराची से लोग भी जाते हैं। सो बट वी हैव सीन कि जब ये चीज़ें सारी की जाती हैं, जो बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोग बाइंग कर रहे हैं, तो इससे पूरा एक साइकिल चल रहा है। वो साइकिल चलते हैं, फिर बाद में इसकी रजिस्ट्रीज होती हैं, इसके ऊपर FBR के टैक्सेस पे होते हैं, 236K है, 236C है, बायरो सेलर का है, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प पेपर, CVT, तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो ये सब चीजें तभी होती है जब वो बिल्डिंग बन जाती है, जब वो अपार्टमेंट बन जाते हैं, लोगों के नाम पे उनकी रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर होती है। सो बेसिकली कंप्लीट साइकिल है जिसकी वजह से इकोनॉमी चलती है। बिल्कुल सही हम कहा कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज अ वेरी वेरी मेजर इंडस्ट्री। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैशियत का पहिया इसी तरह से जो है वो चलता रहेगा तो आपके मुल्क में तरक्की भी होगी। सस्टेनेबिलिटी और मुझे एफिशिएंसी बता दीजिएगा, इसकी अहमियत क्या है, और अगर आप इसको निगलेक्ट कर दें तो फिर क्या रह जाता है? देखिए, इंडस्ट्रीज है, आप टू बी वेरी क्लियर, आप देखें बाकी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आपकी एक्सपोर्ट होती है, इसी तरीके से आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फिर आपकी कार इंडस्ट्री है, वो चीज़ें तो बेसिक नीड्स और रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली ज़रूरत है आपकी अपनी छत। तो इस तरीके से आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री को या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि इसको मैक्सिमम सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट गवर्नमेंट के लेवल पे भी हो, लोगों के लेवल पे भी हो। देखें, अच्छी चीज़ें बनाएंगे, अच्छी चीज़ें डिलीवर करेंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि वट एवर वी आर कमिटिंग दैट हैज बीन डिलीवर्ड, तो एक्सपर्ट्स भी पाकिस्तान में पैसा भेजें, क्योंकि बड़ी मेजर बाइंग जो होती है वो एक्सपर्ट्स की होती है। आप ये देखें, जो बंदे तो US चले गए या UK चले गए, उनकी वापसी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान के इस वक्त सऊदीया में हैं, KC में और UAE में हैं, जिसके अंदर आपको दुबई, अबू धाबी, अजमान, रास अल खैमा, मुल्क, सारी ये स्टेट्स आती हैं, शारजा आता है। तो ये लोग पूरी जिंदगी वहाँ मेहनत करते हैं, कमाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन एंड पे आते अपने मुल्क ही हैं। जब अपने मुल्क आते हैं, पैसे भेज रहे होते हैं, तो क्या कहते हैं, एक अपनी छत बना ले, एक अपना घर बना ले, एक अपना अपार्टमेंट बना ले, प्लॉट खरीद ले। तो ये सारा एक्सपर्ट्स का पैसा, वरना उनके पास ऑप्शन है कि वो दुबई में भी कुछ खरीद सकते हैं, वहाँ भी बाइंग कर सकते हैं, वहाँ क्योंकि एक्सपर्ट्स की बाइंग तो है सारी ओपन, लेकिन वो तरजीह अपने मुल्क को देते हैं क्योंकि बीवी बच्चे यहाँ हैं और उन्होंने भी अपना लाइफ का जो लास्ट साइकिल होता है वो अपने मुल्क में गुजारना होता है, अपने वालिदैन को सपोर्ट करना होता है। सो बट वी फील कि अभी फ्यूचर यही है कि हम लोग इस इंडस्ट्री को जितना सपोर्ट कर सके, गवर्नमेंट के एंड पे, टैक्सेशन के एंड पे, और बेशक एमनेस्टी दी जाए, ताकि वो लोग जिनके पास कुछ ऐसा पैसा जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ वो भी इस इंडस्ट्री में लगाएं, ताकि इससे आपके टैक्सेस भी ज़्यादा अच्छे होंगे, मुल्क के लिए भी अच्छा है, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, कलेक्शन के लिए अच्छा है, और खासतौर पर जैसे आपको बताया कि 40 इंडस्ट्रीज चलेंगी तो ये लोग दवाई देंगे, क्योंकि अगर इनके पास खाने का पैसा नहीं होगा, ये मजदूर, मिस्त्री, ठेकेदार ये सड़कों पर आएंगे, उसके बाद क्राइम लेवल आपका इंक्रीज होगा और उसको मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बड़ी तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से, अगर हम देखें मार्केट को, अगर देखें तो बहुत ही जदीद रुझानात आ रहे हैं। ज़मीन.com इन टेक्नोलॉजी और जदीद रुझानात को किस तरह से अपने अंदर समा रहा है? जी लेक साहब। जी, जैसे आपसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, इन द ओल्ड टाइम्स
if you want to buy a real estate, the classified ads, the print media was the only solution. बिल्कुल। एंड अब तो हम लोग जब भी कोई कैंपेन्स करते हैं तो डेफिनेटली एक तो हम लोग डिजिटल के अंदर तो आप कह सकते हैं कि हम लोग बिलबोर्ड भी लगा रहे हैं, स्टीमर्स भी लगा रहे हैं, डिजिटल स्टीमर्स भी लगा रहे हैं, फिर टीवी को यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया के अंदर गूगल एडवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं। सो रीच इज नॉट मैचेबल विद एनीथिंग एल्स। हमारा बंदा जब हम एक उसकी टारगेटिंग करते हैं, सपोज हमने कोई प्रोजेक्ट बेचना है तो पाकिस्तान उसके डिफरेंट शहरों में, उसके डिफरेंट इलाकों में, इंटरनेशनली देखा जाता है कि सऊदीया है, दुबई है, यूके है, कनाडा है, तो टारगेट मार्केटिंग की जाती है। फिर वहाँ से डेफिनेटली अगर आपने वहाँ का मीडिया रन करना है तो डेट इज़ वेरी एक्सपेंसिव और आपको टारगेट करना मुश्किल होता है। तो वो लोग फेसबुक पे वहाँ ऐड देखते हैं, जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वहाँ से क्लिक करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो उनको उसके अलावा वी हैव एन ऑफिस इन सऊदी, वी हैव ऑफिस इन दुबई एज वेल। तो उसमें ये होता है कि लोग वहाँ ब्रोशर लेके उनके पास पहुंच जाते हैं, उनको पूरी ब्रीफिंग दे देती हैं, उनके ऑफिस में जाके ब्रीफिंग दे देते हैं। एक बंदे ने लाहौर में प्रोजेक्ट लेना, वो मुल्तान में बैठा है, डीजी खान में बैठा है, भावलपुर में बैठा है और उससे व्यू करना है, तो हमारा जैसे उससे कोई क्लिक करता है तो हमारा बंदा कॉल सेंटर वाला उसके साथ कॉल पे उसको कॉन्टेक्ट करके सारी ब्रीफिंग देता है और उसके बाद वो लीड ट्रांसफर कर दी जाती है हमारे सेल्स के बंदे को। सेल्स का बंदा उसको वापस कॉन्टेक्ट करता है, उसको सारी ब्रीफिंग करता है, उसको व्हाट्सअप करता है, उसको चीज़ों को ईमेल करता है और अगर वो जिस शहर में है तो वहाँ का बंदा उसको खुद मिलने चला जाता है या उसे अपने दफ्तर में कॉल कर लेता है। सो दिस इज हाउ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज एक बंदा जब क्लिक करता है उसका ज़हन बना होता है कि मैंने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है। जब 2 से 3 दिन उसके साथ कनेक्शन नहीं होगा, उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं होगी, कॉल सेंटर नहीं होगा, सेल्स सेंटर नहीं होगा, सेल्स के लोग साइट पे अवेलेबल नहीं होंगे, प्लस उनके पास सब कुछ डिजिटल फॉर्म में होता है जो कि व्हाट्सएप कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें क्योंकि ज़मीन.com यूज़ करता है इसलिए हमारा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा रहता है और कोई भी प्रोजेक्ट जब सेल्स एंड मार्केटिंग में आता है तो उन्हें पता है कि ज़मीन.com के पास गए तो इंशाल्लाह बिक भी जाएगा, एंड यूजर्स भी बेहतरीन आएंगे, इन्वेस्टर्स नहीं होंगे और बेहतरीन कैश फ्लो क्रिएट होगा टू बिल्ड द प्रोजेक्ट। चलिए जी, दैट्स ग्रेट। माइलस्टोन ज़मीन.com के और अब आपके पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन लाहौर। बहुत आपके लाहौर इज गोइंग टू बी वर्टिकल। अभी सीबीडी माशाल्लाह जो पूरा प्लान किया है वहाँ बिल्कुल शेख ज़ैद की तर्ज की 500 फुट 600 फुट 700 फुट की बिल्डिंग्स आ रही हैं जो कनेक्ट कर रहा है आपके सेंटर पॉइंट को गुलबर्ग को डीएचए से, वाल्टन रोड से, और इस जहाँ पुराना वाल्टन एयरपोर्ट होता था। तो ये एक किस्म की लाहौर की एक बहुत बड़ी ग्रोथ होगी, सारी हाईराइज बिल्डिंग्स होंगी, वहाँ शॉपिंग मॉल्स होंगे। उसके अलावा बाकी गुलबर्ग के एरिया में और ये जो जोहर टाउन का सारा एरिया है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी न्यू सीबीडी द सेंट्रल एरिया, तो बहुत ज़्यादा हाईराइज बिल्डिंग्स प्लान हो रही हैं, होटल्स प्लान हो रहे हैं। बट आई फील कि लाहौर इज गोइंग टू बी अ मैनहट्टन इन द कमिंग फ्यूचर। और क्योंकि ये आपका पंजाब का एक आप कह सकते हैं क्योंकि कैपिटल है, सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव द इंटरेस्ट टू बाय प्रॉपर्टीज इन लाहौर। सो थिंग्स आर गोइंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन, बट वी फील कि जो लोगों को फैसिलिटीज जो एमिनिटीज पाकिस्तान के बाहर मिलती हैं जब वो यहाँ मिलेंगी और कल को हमारे मुल्क की इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ग्रोथ भी बेहतर हो, चीज़ें भी बेहतर हो, लोग जो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं वो वापस अपने मुल्क में आए, क्योंकि अपने मुल्क जैसा कोई नहीं है। जो लाइफस्टाइल हमारा यहाँ है वो हम बाहर कहीं सोच भी नहीं सकते। वंस यू आर इन एनी अदर कंट्री लाइक यूके और यूएस, आपने गाड़ी भी खुद धोनी है, आपने बर्तन भी खुद धोने हैं, आपने सफाई भी खुद करनी है। यहाँ वी ऑल आर लिविंग लाइक अ प्रिंस। यहाँ चीज़ें सारी आपको तैयार मिलती हैं, आपको सर्वेंट्स भी मिल जाते हैं और हर किस्म की फैसिलिटी मिलती है, एंड यू आर विद योर फैमिली। बिल्कुल सही कहा, सबसे बड़ी बात ये होती है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।